सर कल जो है किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी 4 शर्तें जो हैं सरकार के सामने रखी। ठीक है, शर्तें अगर किसान रखते तो शायद जायज़ शर्तें होती, सरकार उन पे मतलब बातचीत के लिए तैयार भी होती, क्या पता दिसंबर को जो है सरकार बातचीत के लिए तैयार भी हो जाए। लेकिन हम जैसे लोगों के अंदर और जो आम लोग हैं जो कि किसान आंदोलन को पिछले कई दिनों से देखते हुए आ रहे, लगभग 1 महीना हो गया, तो ये देखते हैं कि जो शर्तें रख रहे हैं वो योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके 4 शर्तें रखते हैं, वो भी सरकार के सामने। तो क्या लगता है सर, योगेंद्र यादव को करना चाहिए या फिर किसी किसान नेता को करना चाहिए? योगेंद्र यादव नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी के उसमें मेंबर रहे हैं। किस मुंह से बात करते हैं? 2009 में। किस मुंह से बात कर रहे हैं ये? और तब तो एपीएमसी के रिफॉर्म की बात करते थे, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत करते थे कांग्रेस पार्टी के एनएसी में। आज क्या हो गया? और ये तो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल और राजनेताओं का किसानों से कोई वो नहीं होना चाहिए। और जब तक किसान राजनीतिक और राजनेताओं के बीच में और दलों के बीच में फंसा रहेगा, तब तक उसका उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। और हमेशा वो अपने वोट के लिए अपना धंधा करते हैं। किसानों के हित में कोई काम किया हो तो बता दें आज तक। ये तो कोई तरीका नहीं है। आखिर कौन है योगेंद्र यादव? उसका मतलब क्या है? क्या किया किसानों के लिए? पहले अन्ना के साथ रहे, फिर आप पार्टी में रहे, तो दुकान चल नहीं पा रही है क्या? अब ये मिल गई है दुकान चलाने को। किसानों को समझ में नहीं आता। ये योगेंद्र यादव नक्सलवादियों को, माओवादियों को छुड़वाने के लिए, एक बलबीर सिंह है उनके पत्र में 6 नंबर पर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ओहो, अब ये किसान आंदोलन इसलिए कराया गया है कि इनको छुड़वाइए। ये लाल झंडे वाले जो हैं, जो हमारे किसानों के बच्चों को जो फोर्सेस में नौकरी करते हैं, उनकी गाड़ियों पे हमले करते हैं, डायनामाइट लगाते हैं, माइंस बिछाते हैं, उनको मारते हो, उनको छुड़वाने के लिए, वकालत करने के लिए इस देश का किसान तो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। किसी कीमत पर कोई किसान नहीं आ सकता। इस बात को मैं चैलेंज करता हूं। और अगर कोई इस बात को मांग कर रहा है, वो किसान नहीं हो सकता। ठीक है सर, आप इतने समय से, मैं ये बात कहूँगी कि आपकी जवानी से लेकर के आपने अभी तक जो है केवल मात्र कृषि में सुधार को ही मतलब आपने मतलब सर्वोपरि रखा है। तो ये मुझे ये बात बताइए, ये जो सरकार है, मोदी सरकार, क्या ये जो बिल के ज़रिए ये भारत के कृषि क्षेत्रों में बदलाव का एक नज़रिया पेश करना चाहती है या फिर अपनी एक राजनीति पेश कर रही है लोगों के सामने? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पहला बिल है उसमें कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। एमएसपी खत्म नहीं की सरकार ने, मंडी खत्म नहीं की सरकार ने। अगर विकल्प खोले हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि जब विकल्प ज़्यादा होते हैं तो उत्पादन करने वाले व्यक्ति को उसका सही भाव मिलता है। और अगर विकल्प नहीं है, सिर्फ मंडी तक शोषण होने वाले बिचौलियों तक ही सीमित है, तो अब तक तो शोषण हुआ ही है। तो फिर कैसे सुधार होगा किसान का? किसान का सुधार किसी कीमत पर नहीं हो सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें विकल्प नहीं चाहिए, आपको क्यों चाहिए? आप तो आपको तो मिल ही रहा, आप तो मजे उड़ा ही रहे हैं पूरा। आपको तो एमएसपी मिल रहा है, आपको तो मंडियों में कमीशन मिल रहा है आढ़तियों को, तो आपको तो जरूरत नहीं है ना। विकल्प उनको जरूरत है जिनका आज तक शोषण हुआ, बिचौलियों ने लूटा है, जिनको गांव में गरीब किसानों को औने पौने दाम पे फसल खरीद के जिन्होंने लूटा, विकल्प उनके लिए है। आपको क्या है? आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, बड़े बड़े महलों वाले लोग हैं, आपके पास तो ड्राई क्लीनिंग से लेकर एक्सरसाइज तक की मशीनें भी हैं। मुझे तो सोच के हैरान है कि इस देश का किसान जिस दिन इतना संसाधनों में हो जाएगा, उस दिन तो दुनिया के सामने हम तख्ता पलट कर देते। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। भूखा क्या खाए क्या? किसान में पैदा होता कर्जे में किसान, बच्चे को फीस देने के, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, पैर में जूता खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। उसके बच्चे के मन में कभी कुछ होता है तो माँ बाप जो है चुप्पी साध जाते हैं। और एक बात मैं कहूँ कि किसान के पास तो कई बार बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, डीजल सिंचाई के लिए पंपिंग सेट में डालने के लिए पैसे नहीं होते। उसकी स्थिति को ये क्या जानेंगे पैसे वाले लोग? उसकी हकीकत को अगर ये समझ लेते तो इस तरीके की हरकत कोई नहीं करता। अब देखिए तमाम देश के कोने कोने के लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, उनके पास पैसे नहीं हैं भैया, इसीलिए दिल्ली नहीं आ सकते, इसीलिए आपकी तरह मौज मस्ती नहीं उड़ा सकते। ये दिक्कत है उन बेचारों की कि वो इस देश में पैदा हो गए। उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया? वो भी पैदा कर रहे हैं जो उनकी हिम्मत है।
वो भी सब्जी पैदा कर रहे हैं, वो भी पशु पाल के दूध दे रहे हैं लोगों को, वो भी धान पैदा कर रहे हैं, वो भी गेहूं पैदा कर रहे हैं, वो भी दाल पैदा कर रहे हैं, वो भी तिलहन पैदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है कि उनको ना तो एमएसपी है, एमएसपी तो आपके लिए है, और सरकार भी उन्हीं की एमएसपी को जारी रखने की बात कर रही है, सरकार भी उन्हीं की मंडी को जारी रखने की बात कर रही है, सब्सिडी का लाभ भी उन्हीं को मिलेगा, फ्री बिजली भी उन्हीं को, सब कुछ उन्हीं को मिलेगा। तो भैया बाकी कहाँ जाके मरे, ये सवाल है हमारे सामने। हम तो उस गरीब की बात कर रहे हैं जिसके पास कुछ नहीं है। भैया अगर उसको कुछ हो जाए, इस देश में जो मंडियां हैं, इस देश में 22,000 हाट हैं, और हमने सरकारों से, तमाम सरकारों से निवेदन किया था, इस सरकार से भी किया था पिछली बार, तो इन्होंने 22,000 हाट को किसानों की मंडी बनाने का उस योजना की शुरुआत की और 2,000 करोड़ की बजट की शुरुआत की थी। तो आपको क्या आपत्ति है अगर किसानों के लिए वो मंडी बन जाए? हमने ये कहा उसमें एपीएमसी नहीं होनी चाहिए, वहां कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, वो किसान की मंडी बनाओ हाट को। तो इनको क्या दिक्कत है? ये क्यों दुश्मन बन रहे हैं उस गरीब किसान का? अगर वो किसान मंडी में आके अपना माल बेच लेगा तो आपको परेशानी है क्या? ठीक है सर, यहाँ पे आपने कहा कि आपने सरकार से निवेदन किया, वो जो 22,000 हट हैं उनके अंदर एपीएमसी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये एपीएमसी किसानों के हित के लिए होता है कि अहित के लिए होता है, ये मैं समझना चाहूँगी। ये एपीएमसी जो है ना, ये किसानों की जान का दुश्मन है। अच्छा। और गरीब किसान का तो फांसी का फंदा है, और ये देश के बिचौलियों का लूटने का अड्डा है। गरीब का लूटो और दलालों की लाटरी है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें मिल बांट के सब लूट के खा रहे हैं। आप ये बताइए, मैं पूछता हूं भैया, टैक्स का मतलब क्या? प्रदेश सरकार और बहुत टैक्स लेती है, पेट्रोल पे लेती है, डीजल पे लेती है, गैस पे लेती है, शराब पे लेती है। अरे आपको तो बहुत सारा रेवेन्यू आता है, एक मंडी पे नहीं आएगा तो क्या मर जाओगे? क्या सरकारें कंगाल हो जाएंगी? प्रदेश सरकारें क्यों आप मंडी के टैक्स की बकवास हर समय करते हैं आप लोग? मतलब क्या है मंडी पे टैक्स पे? आपकी कोई दायित्व नहीं है? आपका ये भी तो दायित्व हो सकता है कि मंडी आप थोड़ी चलाते हो, मंडी तो आड़ती चला रहे हैं, मौज तो आड़ती ले रहे हैं सब, आप भी उसी माल में हिस्सेदार हो सब। तो ये तो लूट का अड्डा है, शोषण का अड्डा है, मेरा कहना ये है। और शोषण गरीब का हो रहा है, पैसे वालों का शोषण नहीं होता। पैसे वाले हमेशा गरीब का शोषण कर रहे हैं। आज जो है गरीब किसान का देखिए, एक व्यापारी वो है जो मंडी में बैठा है, एक व्यापारी वो है जो कस्बे तक जा रहा है, लेकिन एक और भी छोटा है जो गांव में जाके अपना सबका थोड़ा थोड़ा खरीद के लाके और अपना इकट्ठा करा और उसे लाके कस्बे में दे दिया, और कस्बे वाले ने अपना आढ़ती को दे दिया, और बस धंधा चालू। आप मुझे छोटी सी बात बता दो, ये साहिबाबाद सब्जी मंडी है, गाजियाबाद का, बुलंदशहर का, हापुड़ का, बड़ौत का, बागपत का, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, वो तो चलो दूर की बात है, आसपास के गांव के सब लोग अपनी सब्जी तोड़ के, किसान शाम दिन में तो तोड़ते हैं, शाम को, रात को वो लेके आते हैं, सुबह को वो बिकती है। सुबह को जब बिकती है तो सुबह को जल्दी बिकनी शुरू हो जाती है, 6 बजे से, 5 बजे से बिकनी शुरू हो जाती है। वो 5 रुपये 4 रुपये किलो बिकने वाली सब्जी, और जब वो किसान पैसे लेके अपना घर पहुंचता है ना, उसे बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, और फिर उसे अपना पैसे देके अपना रवाना करेंगे। वो तो घर पहुंचेगा दोपहर तक जहाँ से आया है, और जब तक वो घर पहुंचेगा वो 3, 4, 5 रुपये किलो वाली सब्जी 20 और 25 रुपये किलो की बाजार पहुंचते पहुंचते, साहिबाबाद से गाजियाबाद आते आते, साहिबाद से इंदिरापुरम जाते जाते, साहिबाद से वसुंधरा जाते जाते, साहिबाद से गोविंदपुरम जाते जाते, साहिबाद से राजनगर कविनगर जाते जाते, मैं तो बिल्कुल नियर बाई कर रहा हूँ। तो ये 5 के 25 हो जाते हैं। ये बड़ा व्यापार है इनका। अच्छा, किसान को 20%, 80% बिचौलियों का। इससे बढ़िया तो कोई राग ही नहीं है। हम तो कह ही ये रहे हैं कि भैया इससे जान छुड़ाओ, अपना काम करो, अपनी पैकिंग करो, अपना क्लस्टर खड़ा करो, एफपीओ बनाओ, अपने माल को खुद कंज्यूमर को बेचो। तो ये 5 के 25 वाला खेल खत्म करो, अपने 25 में 20 में दे दो, अपना 20 में दे दो, अपना 18 में दे दो, लेकिन इनसे जान छुड़ाओ। क्योंकि जिस समय आप सीधे जुड़ जाएंगे तो किसान को भी पैसा मिलेगा, बच्चों को भी अच्छा मिलेगा, बच्चे खेती से बाहर नहीं आएंगे। ये तो खेती से बाहर निकालने की साजिश है। आज 40% बच्चे खेती क्यों करना नहीं चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते कि पैसा नहीं है, और जब आमदनी नहीं है
तो फिर खेती क्यों करे? वो चपरासी की नौकरी ढूंढता है, वो सिपाही की नौकरी तक ढूंढता है, वो माँ बाप से ये कहता है जमीन बेच दे थोड़ी बहुत, मुझे कहीं नौकरी लगवा दे, कोई रिश्वत दे दे, 1-2 बीघा जमीन बिक्री दे के। ये सच्चाई है। और अगर ये कोई मना करता है तो वो झूठा है, बहुत बड़ा आदमी झूठ बोल रहा है अगर मना। ये दुर्गति हो रही है। माँ बाप भी परेशान है कि कहीं नौकरी कहाँ से, नौकरी कहाँ जाए। तो क्यों नौकरी ढूंढ रहा है? क्योंकि उसे पैसा नहीं मिलता। अगर उसे ये लगे कि मैं तो भैया, मेरा तो जो लौकी है, ये जो मेरी 50 किलो है, मेरी तो शाम को जो है 20 रुपये किलो से 1000 रुपये की बिकेगी, और 1000 रुपये घर बैठे बैठे हो जाएंगे। 30 में अगर मेरे 5000 खर्चा भी है तो भी 25,000 रुपये घर बैठ के मिलेंगे। तो वो घर रहेगा, वो खेती करेगा, वो उस खेती में और अच्छे तरीके अपनाएगा। ऐसा नहीं करेगा बीज फेंक के बोएगा, वो एक एक बीज लगाएगा, है, क्योंकि उसे बीज की इंपॉर्टेंस पता होगी। वो खाद भी जगह जगह टाइम पे लगाएगा, वो पानी भी ड्रिप से ही करेगा, क्योंकि उसे पता है ड्रिप स्प्रिंकलर करने से 15-20% उत्पादकता बढ़ती है, और पानी जो है 60% बचता है। लेकिन उसमें पैसे ही नहीं है। एक आफत तो ये, मैंने सरकार से अभी भी आग्रह किया था कि ये जो सब्सिडी का पैसा है, ड्रिप स्प्रिंकलर का पैसा, फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा, अगर कोई किसान अपना ग्रीन हाउस बनाना चाहता है, कोई स्प्रिंकलर ड्रिप का सिस्टम लगाना चाहता है, और उसकी जो सब्सिडी बनती है उसको सीधे खाते में दी जाए। ये जो कंपनियों का गोल गोल चक्कर है ना, जलेबी बनाने वाला जो है, इससे बाहर निकाला जाए, क्योंकि उस सब्सिडी का लाभ कंपनियां उठा रही हैं, किसान को नहीं मिल रहा। ठीक है सर, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगी। बीजेपी के जो पिछले 16 हफ्तों का जो मैं अगर आपको बताऊं कि क्या कुछ रहा देश के अंदर, तो बिहार में दोबारा से गवर्नमेंट बनी एनडीए के ज़रिए। अरुणाचल प्रदेश में जो है लोकल बॉडी में जीत उनको हासिल हुई। असम में बीटीसी और टीआईडब्ल्यूए में जीत हासिल हुई। फिर उसके बाद राजस्थान जीपी जेडपी, अब गोवा का भी पता है, जीएचएमसी के चुनाव हमने सबने देखे कि 4 से 44 में आ गए। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कहाँ पे आपको क्या संदेश देते हैं ये सारे के सारे? और ये ऐसे चुनाव नहीं है कि कोई विधानसभा का चुनाव, मतलब कि लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यों का चुनाव हो, ऐसा कोई चुनाव नहीं है, ये लोकल बॉडीज़ का चुनाव है। क्या संदेश देता है सर ये चुनाव, ये जीत क्या? ये देखिए, क्योंकि ये देश और देश के सिस्टम से संबंधित आपने सवाल उठाया, मैं इसे राजनीतिक सवाल नहीं मानता जी। मैं इसे राजनीतिक दल का सवाल नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन ये मानता है कि यदि सरकार की योजनाएं और सरकार की नीयत पर भरोसा होता है, योजनाओं का लाभ उस जगह मिलता है जिसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, समाधान किया जा रहा हो, तो एक विश्वास जागृत होता है। और जो क्रेडिबिलिटी है ना राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की और तमाम कार्यशैली है, वो खत्म हो गई थी। खत्म इसलिए हो गई थी कि बार बार झूठ, बार बार धोखा देश में लोगों ने भुगता है। आप बार बार किसी को कब तक धोखा देंगे? आप कितना झूठ बोलेंगे? आप सच पे बोलिए, आप सच्चाई का काम करिए। हो सकता है आप में कोई गलती हो, उसमें सुधार करने के लिए, और गलती को स्वीकार करना कोई अपराध नहीं होता। मेरा ये मानना है कि अगर हमने काम किया और हमसे कभी कोई कमी हो गई, तो हमने ये कहा भैया आप अपनी सलाह बता दीजिए, और आपकी सलाह सही होगी तो हम ज़रूर उसे मानेंगे, क्योंकि इसमें ज्ञान जो है वो किसी से भी मिल जाए वो कम है जीवन में। तो ये सरकार की विश्वसनीयता होगी, सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है, और वो आम आदमी को जो लाभ मिल रहा है, जो विश्वसनीयता बढ़ी है, उसका ये परिणाम मुझे लगता है ये हो रहा है, मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें हमारे चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष रखने के लिए। धन्यवाद।